बंधुओं, दोनों हाथ ऊंचे करेंगे एक साथ। बोलिए अनंत अनंत चित परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री पद्मानंदी गुरुदेव की। बंधुओं, पर्वत को उंगली में उठा सकता है ये आदमी, पर्वत को उंगली में उठा सकता है ये आदमी, मंच पर विभिन्न प्रकार के रास रचा सकता है ये आदमी, मंच पर विभिन्न प्रकार के रास रचा सकता है ये आदमी, और तो और इस धरती पर जन्मने के साथ ही, इस धरती पर जन्मने के साथ ही देवताओं में भी हलचल मचा सकता है ये आदमी। इंसान में इतनी शक्ति है कि जब वह जन्म लेता है तो देवताओं में भी हलचल होती है, एज लाइक तीर्थंकर। तीनों लोकों में शोभ हो जाता है। अच्छे लोग उत्सव मनाते हैं और नारकी आदि तरह के लोग भी एक बार क्षुभित हो जाते हैं। ऐसी शक्ति का धारक ये आदमी सबसे बेस्ट गति में रहने वाला ये आदमी न जाने क्यों अपने आप को इंसान से शैतान बना डालता है, जबकि विल पावर इज द बेस्ट पावर इन दिस ऑल यूनिवर्स। इच्छा शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है, फिर भी वह अपने भीतर की चित्त चैतन्य शक्ति को पहचान नहीं पाता है। विभिन्न प्रकार के रिश्तों को बना करके ये उस संकीर्ण विचारधाराओं में ही जीत रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि वह भगवान भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। समय के नाते रिश्ते निभाना तो बहुत कठिन है, और दीपक से जलते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी जीना भी बहुत कठिन है। मजबूरी में तो सभी लोग संकट को सहते हैं बंधुओं, लेकिन साधुओं की तरह हंसते हंसते कष्ट सहन करना बहुत कठिन है। जिंदगी मिली है 4 दिन की, तो उसे हम संभालना सीखें, कष्टों को सहन करके अपने व्यक्तित्व को निखारना सीखें, अपने दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करें। एक शरीर की उम्र होती है और एक दिमाग की उम्र होती है। शरीर से तो सब अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं 25 साल का हो गया, मैं 35 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 55 साल का हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि उसका दिमाग की उम्र क्या है। आदमी का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। अगर वो पास्ट को टिश्यू पेपर की तरह ही अपने दिमाग में संजोए रखता है तो उसकी एज बहुत कम है। और यदि वो अपने प्रेजेंट को न्यूज़पेपर की तरह समझता है तो जवानी की उम्र है। और यदि वो भविष्य काल को न्यूज़पेपर की तरह बड़ी सावधानी पूर्वक होकर जीवन जीता है तो समझ लेना कि उसके दिमाग की उम्र एक वृद्ध, अनुभवी, बुद्धिमान, संपन्न व्यक्ति की तरह।
70 साल के आदमी की उम्र भी 10 साल के बच्चे की तरह हो सकती है, और 10 साल के बच्चे के दिमाग की उम्र भी 70 साल जैसे आदमी की हो सकती है। अपन समझते हैं कि जो उम्र से बड़ा हो गया वह बड़ा है, अनुभवी है। कहते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं होते, लेकिन हमारा जैन दर्शन ये कहता है कि 8 साल की उम्र में भी ये जीव दीक्षा धारण कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विवेक, जो कॉमन सेंस, जो वैराग्य, जो कंडक्ट 70 की एज में जिन लोगों को नहीं होता, वो 8 इयर्स की उम्र में भी वह विवेक, वह धर्म की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो सकती। भगवान महावीर स्वामी तो ओनली 72 इयर्स के थे और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने मंकहुड यानी दीक्षा को धारण कर लिया था। तो ये जरूरी नहीं है कि आदिनाथ भगवान, आदिनाथ तीर्थंकर 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु। बंधुओं, तीर्थंकर तो खैर जन्म से ही मति शुद्ध अवधि ज्ञान से सहित होते हैं, विवेकधारी रहते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं। लेकिन आज का आदमी इतनी परिस्थितियों से गुजरता है कि जरूरी नहीं है कि दिखने में वो कौन सी एज का हो और दिमाग उसकी कौन सी एज का हो। और वैसे भी उम्र का तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते आगे पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल, बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यो, घटे काट स्यो, आरे सो घटता। ओस बुंदु जो गले धूप में, वहाँ अंजुली पानी, अंजुली के भीतर पानी आप कितनी भी कोशिश कर लो, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। चाहे कितनी भी अंजुली आप ठोस बना लो, थोड़ी देर बाद वो अंजुली खाली होगी होगी। ओस बिंदु या जले गले धूप में, वहाँ अंजुली पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल, इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष, आप लोगों को दिखता होगा वो थोड़े क्षण के लिए। इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो, सब नरोरे मारी। नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अपन क्या है, पहले के ज़माने में घड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी सारे काम समय पर होते। आजकल हर मोबाइल में घड़ी आ गई है, फिर भी काम समय पर नहीं हो। पहले के ज़माने में घड़ी नहीं थी, फिर भी काम समय पर होते थे। सवेरा सूर्योदय होते ही आदमी उठ जाता था। धूप उठने से पहले तो अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो जाता। आजकल तो हाथों में भी घड़ी आ गई है, और आजकल तो वो भी ज़माना अब जा रहा है, अब तो मोबाइल में घड़ी आ गई। नहीं, सही है नहीं? तो जितनी ज़्यादा घड़ी आ रही है उतना ज़्यादा काम समय पर नहीं। तो बंधुओं, जैसा कि सब जानते ही हैं कि घड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, WATCH, ये स्पेलिंग है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉच? W का मतलब होता है वॉच योर वर्ड, यानी अपने वर्ड को देखो। और
ए का मतलब था वॉच योर एक्शन, अपने एक्शन को देखो। टी का मतलब होता है वॉच योर थॉट, अपने विचारों को देखो। और सी का मतलब होता है वॉच योर कैरेक्टर। और लास्ट में क्या है, एच, वॉच योर हैबिट। अपने इन 5 चीज़ों पर गौर करो तो वो घड़ी शिक्षा देती। और हम इस 5 में क्या ध्यान रखें, वॉच योर हैबिट, वॉच योर कंडक्ट, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर थॉट, वॉच योर एक्शन, वॉच योर वर्ड। हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड की वॉचिंग करें हम स्वयं। हमारे शरीर के द्वारा किसी को आघात नहीं पहुंची, हिंसा नहीं, उसकी वॉचिंग करें। तो घड़ी का संदेश तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपन उस घड़ी की वैल्यू समझ नहीं पाते। दिमाग हमारा कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर का निर्माण भी किसने कराया, किसने कराया कंप्यूटर का निर्माण? आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोग मानो ही मानो, बिल गेट्स जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है और सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसके बच्चों को कंप्यूटर के सामने बैठने नहीं देता। कंप्यूटर को निर्माण कराने वाला अपने बच्चों नहीं। जियो की सिम निकाली किसने, अंबानी ने, लेकिन कभी वो उसके बच्चे जियो की सिम यूज नहीं करते। और वह खुद तो कभी मोबाइल, उसको कभी किसी ने मोबाइल से बात करते हुए नहीं देखा। नहीं, ये बात आप लोग सोचने चाहिए कि जिसमें अगर अच्छाई होती तो वो लोग खुद यूज नहीं करते। नहीं, आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े अरबपति रईसपति, जिसने आईफोन का, एप्पल का जिसने निर्माण किया है, उसके बच्चों को वो एप्पल का मोबाइल नहीं देता है। वो जानता है आईपैड निकले आजकल, वो उसका जो वीडियो गेम जो बनाते हैं ना, वीडियो गेम के मालिक जो बनाते हैं, वो अपने बच्चों को वीडियो गेम खेलने नहीं देते। ये तो क्या पैसे कमाने का जरिया है, और दुनिया पीछे पागल होती जा रही है। लेकिन मोबाइल से, आईफोन से क्या नुकसान है ये तो वो लोग जानते हैं। अगर उसमें फ़ायदा होता तो अपने बच्चों को भी रख। बहुत से भी ऐसे एक्टर है, बहुत से ऐसे क्रिकेटर है जो खुद मोबाइल से कभी बात नहीं करते, तो जानते हैं कि मोबाइल से बात करना खतरनाक। बहुत से लोग मोबाइल अपने पास नहीं रखते। मोबाइल का नाम ही हो गया ना गतिमान, तो मोबाइल से आदमी भी गतिमान हो गया। पहले क्या, एक लैंडलाइन का फ़ोन था तो क्रेज रहता था, और जैसी घंटी बजती थी सारे घर के लोग आके दौड़ते थे, फ़ोन आया फ़ोन आया, और सब जने उससे नहीं आके उस डोरी से बंधे रहते थे घर के सारे सदस्य। आजकल तो नहीं, फ़ोन है, पास वाले को भी पता नहीं चलता किसका फ़ोन है किसका। आजकल तो सबके पास मोबाइल हो गए, तो वो क्रेज रहा ही नहीं हुआ है, तो कॉमन चीज़ हो। तो बंधुओं, कहने का भाव ये है कि प्रेम वात्सल्य कम होता चले जा रहा है। जितना जितना साधन बढ़ते जा रहा है, उतना उतना हमारे भीतर का आदर भाव, हमारे भीतर का प्रेम भाव, हमारे भीतर का, क्योंकि बेटा यदि कंप्यूटर में लगा रहेगा, वीडियो गेम में लगा रहेगा, मोबाइल में लगा रहेगा, तो माँ बाप के पास भी नहीं बैठेगा। माँ बाप भी अपने मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चों को समय नहीं देंगे। तो फिर सब एक लिमिट से करें, ठीक है, थोड़ी बहुत रहे, हम एकदम मना भी नहीं करें, लेकिन लिमिट रहे तो अच्छा रहे। अब 24 घंटे उसी में लगे रहे तो बहुत से बच्चों की चश्मा चढ़ जाता है, आंखें खराब हो जाती। नॉन स्टॉप देखते ऐसे मोबाइल को, आंखें भी पलक नहीं झपकती। तो डॉक्टर कहते हैं कि जो चीज़ देखने में पलकें नहीं झपके, उन बच्चों की आंखें खराब हो जाती। तो ऐसे गौर गौर से देखते हैं वो टीवी को और मोबाइल को, और फिर रात के अंधेरे में देखते हैं तो सारा आँखों की नस भी कमज़ोर हो जाती, और फिर वो दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, फिर चश्मा भी लग जाए, सिर दर्द होने लग जाए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए
कि ये सब चीज़ें से हम वॉच करें कि हमको जितना फ़ायदा हो रहा उतना ही करें, यूज़फुल हो। ठीक है, कोई धार्मिक समाचार हो, कुछ हो, लेकिन हम लोग तो क्या है, अनावश्यक ही, कोई लेना नहीं देना नहीं, टाइम पास, कोई मतलब नहीं, ना अपने काम की चीज़ है, टीवी देखे जा रहे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, जिससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, न हमारे को ज्ञान वृद्धि हो रही है, न कोई धर्म की बातें आ रही है, न ही कोई धार्मिक मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। बस अपन लगे रहते, अपने दिमाग का उपयोग हम लोग नहीं करते। तो क्या अपन सुनते हैं लेकिन चुनते नहीं हैं, लिखते हैं पर लगते नहीं हैं, और जानते हैं पर मानते नहीं हैं, और देखते हैं पर सीखते नहीं हैं। तो इन सब बातों को देखने के लिए एक बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। चीन भारत पर एक बार युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो चीन ने योजनाबद्ध तरीके से मीटिंग की कि भारत देश को कैसे पराजित करें कि भविष्य में यदि कोई अपने को चुनौती दे सकता है तो पड़ोसी में भारत ही है, बाकी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तो ये उस समय टुकड़े नहीं हुए थे। लेकिन ये बात पहले की है जब भारत ही उसके पड़ोसी था, क्योंकि ये पाकिस्तान भी भारत देश का ही हिस्सा है, और बांग्लादेश भी भारत देश में से निकला है, ये तो मालूम है ना आप। तो वह चीन जब युद्ध की तैयारी कर रहा था तो मीटिंग ली गई, एक वृद्ध मंत्री ने कहा कि किस तरह से भारत पर आक्रमण करें। तो चीन ने कहा कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास सैन्य बल ज़्यादा है, हमारे पास सैन्य शक्ति ज़्यादा है, हमारे पास बारूद गोले ज़्यादा है, हमारे पास अस्त्र शस्त्र के भंडार ज़्यादा है, हमारे पास सभी कुछ ज़्यादा है, तो युद्ध में 100% हमारी विजय होने की। तो एक मंत्री ने सलाह दी कि ये सब ज़्यादा होने से एक चीज़ ज़्यादा चाहिए, दिमाग भी ज़्यादा चाहिए। पहले ये पता करो कि भारत के लोगों में दिमाग ज़्यादा है या नहीं। तो सम्राट ने अपने एक दूत को भारत के बादशाह, उस समय राजा प्रथा थी, राजा बादशाह की परीक्षा के लिए उसको भेजा। संयोग से उस समय क्या था कि बादशाह जो था वह, जो भारत देश का जो बादशाह था, उस बादशाह को उसकी आंखें खराब थी।